सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 9वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 1.2 गुल्ली डंडा। इस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद जी। आइए प्रेमचंद जी के बारे में जानते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 में बनारस जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं, मतलब इकट्ठा किया गया है, संग्रहित किया गया है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे उपन्यास हैं। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन के साथ ही हंस, माधुरी, जागरण जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं का संपादन भी किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं। उनके कथा साहित्य में तत्कालीन समाज, तत्कालीन मतलब अपने समय में, तो उस समय के जो समाज है ना, उसकी जीती जागती बहुरंगी तस्वीर, जिसमें किसानों और मजदूरों, बहुरंगी कहने का मतलब रंग बिरंगी नहीं, अलग अलग बहुत सारे अलग अलग प्रकार के दृश्य, तस्वीर मतलब दृश्य, जिनमें किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, स्त्रियों की दुर्दशा तथा सामाजिक विषमता मतलब अमीर गरीब या समाज में ऊंच नीच का जो भेद था, है ना, उसी को बोल रहा है सामाजिक विषमता का यथार्थवादी चित्रण है। यथार्थवादी मतलब जैसा है वैसा ही चित्रण किया गया है। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। कब? 1936 में। आइए शुरू करते हैं पाठ गुल्ली डंडा। हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब क्यों राजा है? अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट-पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूँ। ठीक है, अभी मन करता है कि अभी भी बच्चों के साथ जाके खेलने लगूँ। ना लॉन की ज़रूरत, ना कोर्ट की, ना थापी की, ना नेट की। ठीक है, अन्य खेलों की तरह न तो कोई बहुत बड़े मैदान की ज़रूरत है, ना ही कोर्ट की जो लाइन वगैरह खींच के जो बनाते हैं, है ना, और ना ही नेट की, और ना ही बैट बॉल की, है ना, स्टंप वगैरह की। मज़े से किसी पेड़ की एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ जाए तो खेल शुरू हो गया, है ना। इतना अच्छा है गुल्ली डंडा। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब मतलब कमियां या बुराई, विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा खर्च न कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो पाता। ठीक है, उस समय में ये 100 बोल रहे हैं, तो अभी के समय में 1000 भर से ज़्यादा ऊपर ही मान लो, है ना। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हर फिटकरी के चोखा रंग देता है, मतलब बिना किसी खर्च करे, बिना किसी मेहनत करे, बहुत ही आनंद देता है। हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई। अरुचि मतलब इच्छा न होना, है ना। स्कूल में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं। ठीक है, स्कूल में यहाँ आप लोग तो फिलहाल अभी कुछ फीस नहीं दे रहे हैं, लेकिन अन्य स्कूलों में खेलने के लिए भी बहुत सारे फीस देते हैं, है ना। तो उन सभी के अलावा ये भारतीय जो खेल है वो खिलाने से कोई खर्च होगा ही नहीं, है ना। भारतीय खेल खिलाएं जो बिना किसी दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए है जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मरते हैं। व्यसन मतलब बुरी लत। व्यसन मतलब क्या? बुरी लत।
ठीक है, गुल्ली से आँख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूटने, तिल्ली फट जाने का, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता? अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है, तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को वैसाखी से बदल बैठे हैं। जो थापी स्टंप वगैरह रहता है ना, उसी को उसको वैसाखी से बदल चुके, मतलब इतना पैर भी ही की डैमेज हो गया है ना, टूट गया है। यह अपनी अपनी रुचि है, मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है। और बचपन की मीठी स्मृतियाँ, स्मृतियाँ मतलब यादें, है ना, स्मृतियों में मतलब यादों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। ये देखिए चित्र में ये एक डंडा है और ये छोटा सा गुल्ली ऊपर उछलते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना अपने बचपन की यादों, बचपन को याद कर रहा है। वह बचपन से घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह खिलाड़ियों के जमघट, वह पदना और पदाना। पदना और पदाना मतलब दाम देना और दाम लेना। वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसके छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चोंचलों की, प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश ही न थी, गुंजाइश ही न थी। यह उस वक्त भूलेगा जब जब, है ना, मतलब बच्चे रहते हैं तो कौन अमीर है कौन गरीब है, कौन किस जाति के है, ये ध्यान ही नहीं रहता है ना। खैर अभी जाति पाति का उतना अंतर दिखता नहीं है आजकल, है ना, लेकिन पहले के समय में ये था, है ना, अमीर गरीब और छुआछूत की लोग मानते थे, है ना। अभी के समय में ये सब नहीं है, तो उस चीज़ को हम अभी इतने अच्छे से समझ नहीं सकते। चलिए आगे देखते हैं। घर वाले बिगड़ रहे हैं, बिगड़ रहे हैं कहने का मतलब वो कोई मशीन तो नहीं है जो बिगड़ जाएंगे, है ना, कहने का मतलब गुस्सा हो रहे हैं। पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। पिताजी चौके पर मतलब खाना खा रहे हैं, खाने के लिए बैठे हैं, है ना। तो जो पीढ़ा रहता है लकड़ी का जो बना रहता है जिसमें थाली को रखा जाता है, तो उसी को बोलते हैं चौके, है ना। तो उस पर बैठ के वेग से, वेग मतलब तेज़ी से, रोटियों पर मतलब गुस्से गुस्से में बहुत तेज जल्दी जल्दी रोटियां खा रहे हैं, है ना, रोटियों पर क्रोध उतार रहे हैं, कहने का मतलब यही है। माँ की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है। ठीक है, वो मतलब ज़्यादा जानती समझती नहीं है, सिर्फ घर में रहती है ना। फिर भी उनके विचार से मेरी जो अंधकारमय भविष्य है, वो उसकी जो नौका है ना, वो क्या हो रहा है, डगमगा रहा है। और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ, मतलब दाम लेने में मस्त हूँ। ना नहाने की सुधि है ना खाने की, गुल्ली है तो जरा सी, ठीक है। ना नहाने की सुधि है, गुल्ली की डंडा खेलने में इतना मस्त है कि नहाना की सुधि है नहीं खाने की। गुल्ली है तो एक जरा सी छोटी सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास है। मिठाइयों की मिठास है कहने का मतलब आनंद है ना, तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। मेरे हमजोलियों मतलब उन्हीं के उम्र के आयु के, है ना। तो उन मेरे हमजोलियों में एक लड़का था, क्या नाम था उसका, गया, गया उसका नाम था, ठीक है, गया नाम का था। मुझसे 2-3 साल बड़ा था होगा, है ना, इससे लेखक से, प्रेमचंद से 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, चपलता मतलब तेजी, फुर्ती, वही झल्लाहट, जिस प्रकार से बंदर थोड़ी थोड़ी बात में झल्ला जाते हैं, है ना, और दांत दिखाने लगते हैं, है ना, तो वैसे ही वो झल्लाहट मतलब थोड़ी थोड़ी बातों पर गुस्सा हो जाता था। गुल्ली कैसी ही हो, पर वह इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। ठीक है, ऐसे पकड़ता था गुल्ली को कि छिपकली कीड़ों को पकड़ती है। ठीक है, छिपकली कभी भी देखे होंगे
उसके हाथ से बिल्कुल पकड़ से कीड़ा मकोड़ा जो बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल पाता है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, किसके, गया के, ठीक है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, किसी को नहीं मालूम। पर हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन, मतलब गुल्ली खेलने में उसका कोई जवाब नहीं है, मतलब उसके जैसा कोई खिलाड़ी नहीं था। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी, जिसकी तरफ वो आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे और अपना गोइयाँ बना लेते थे, ठीक है। गोइयाँ मतलब क्या, अपना साथी, अपने टीम में उसको शामिल कर लेते थे। गोइयाँ मतलब दोस्त, है ना। एक दिन मैं और गया दो ही खेल रहे थे, वह पदा रहा था, मैं पद रहा था, ठीक है। मतलब गया दाम ले रहा था और लेखक प्रेमचंद जो है दाम दे रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है, मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, मतलब दाम लेने में हम दिन भर व्यस्त हो रह सकते हैं। पदना 1 मिनट भी अखरता है, लेकिन दाम देना 1 मिनट के लिए भी बहुत अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली, मतलब वो जो पदा रहा है गया, उससे बचने के लिए मैंने नाना प्रकार के बहाने बनाने की कोशिश की है, जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है ना। शास्त्र विहित मतलब कि नियमों के विरुद्ध हो। मैंने ऐसे भी बहाने बनाए जो नियम के विरुद्ध है, लेकिन वो अभी भी क्षम्य है। क्षम्य मतलब क्षमा करने योग्य है, क्योंकि बचपन का है। लेकिन गया अपना दांव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था, मतलब पीछा नहीं छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा, अनुनय विनय का कोई असर न था, न हुआ था। मतलब वो कितना भी विनय कर रहा था कि छोड़ दीजिए भाई, अब नहीं हो गया ऐसा करके, लेकिन वो गया मान ही नहीं रहा था। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तानकर बोला, मेरा दांव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बन के, पदने के बेर क्यों भागे जाते हो, है ना। ऐसा करके वो भी भड़क रहा है कि दाम तो बड़ा अच्छा दिया था, है ना। अब पदाने के समय क्यों भाग रहा है करके वो गया बोल रहा है, तुम दिन भर पदाओ और मैं दिन भर पदता रहूं। लेखक बोल रहा है ना, कि तुम दिन भर दाम लेते रहो, मैं दिन भर दाम देता रहूं। तो लेखक बोल रहा है, हाँ तुम्हें दिन भर पदना होगा, पदना पड़ेगा, मतलब दाम देना पड़ेगा। न खाने जाऊं न पीने जाऊं, लेखक बोल रहा है। तो गया फिर से बोलता, हाँ मेरा दांव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, लेखक बोलता है ना। तो गया फिर बोलता है, हाँ मेरे गुलाम हो, मैं घर जाता हूँ, देखो मेरा तुम क्या कर लेते हो, है ना। अब लेखक बोल रहे हैं कि मैं घर जाता हूँ, देख लेता हूँ तो क्या कर लेता है करके। घर कैसे जाओगे, कोई दिल लगी है, दांव दिया है, दांव लेंगे, ऐसा करके वो गया बोल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। अब लेखक बोल रहा है कि कल मैंने जो अमरूद खिलाया था, है ना, बिही खिलाया था, उसको लौटा दो। तो गया बोलता है, वह तो पेट में चला गया, निकालो पेट से, तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद करके, लेखक बोलता है। तो उसने गया बोलता है, अमरूद तुमने दिया तब मैंने खाया, मैं तुमसे मांगने न गया था। तो लेखक बोलता है, जब तक मेरा अमरूद न दोगे मैं दांव न दूंगा, ठीक है। मैं समझता था, मतलब लेखक समझता था न्याय मेरी ओर है, ठीक है, मतलब मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसा करके लग रहा है उसको। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है, सलूक करना मतलब व्यवहार करना। भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का क्या अधिकार है। रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं।
ठीक है, रिश्वत लेकर खून पचा जाते हैं कहने का मतलब बड़े से बड़ा अपराध को भी रिश्वत लेकर पचा लेते हैं, छुपा लेते हैं। या मेरा अमरुद क्यों ही यूं ही हजम कर जाएगा, ऐसा करके लेखक बचपन में सोच रहा था। अमरुद पैसे के 5 वाले थे, ठीक है, मतलब एक पैसे के 5 रुपए 5 अमरुद मिलते थे, तो उस समय के बहुत महंगे समझ लो, है ना, बहुत महंगा था। अभी के समय में 100 रुपया या 50 रुपया मान लो, 100 रुपया 50 रुपये में एक जाम मिल रहा है, ऐसा जो गया के बाप को कभी नसीब ना होंगे। ठीक है, मतलब गया गरीब है इसलिए उसको बोल रहा कि गया के बाप को भी ये नसीब ना हो। वह सरासर अन्याय था, यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दांव देकर जाओ, अमरुद समरुद मैं नहीं जानता, मुझे न्याय का बल था, मैं अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था पर मुझे जाने न देता। मैं उसे गाली दी, मैंने उसे गाली दी, उसने मुझे कड़ी गाली दी, मतलब उससे और बड़ी गाली दी, और गाली ही नहीं एक चांटा जमा दिया। ठीक है, एक थप्पड़ भी मार देता है गया। मैंने उसे दांत काट लिया, और लेखक उसने क्या किया, उसको काट लेता है दांत से। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया, ये मतलब पीठ में एक डंडा मार देता है। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका। अब गया जो है, अब मेरे इस अस्त्र का, अस्त्र मतलब क्या, ऐसा हथियार जो दूर से फेंक के उपयोग में लाया जाता है, जैसे बंदूक, धनुष, है ना, मिसाइल, इस तरह की चीज़ें, उसको बोलते हैं अस्त्र, जो दूर से ही आक्रमण किया जाता है ना। तो गया मेरे इस अस्त्र कहने का मतलब कि वो तो कुछ कर नहीं रहा है, खाली रो रहा है, इसलिए उसको अस्त्र बोल रहा है ना। तो गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया, नई दुनिया देखने की, तबादला मतलब ट्रांसफ़र, नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख न हुआ। ठीक है, मतलब अपने साथियों से बिछुड़ने का दुख ही नहीं रहा। नया जगह, नया माहौल देखने के लिए पिताजी दुखी थे। क्यों दुखी थे, वह बड़ी आमदनी की जगह थी, जहाँ पर वो अभी रह रहे हैं वो बड़ी आमदनी की जगह थी। आमदनी मतलब आय या कमाई। अम्मा जी भी दुखी थी, उसकी माँ भी दुखी थी। यहाँ सब चीज़ सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से घराव सा हो गया था। ठीक है, वहाँ पर सभी चीज़ें सस्ती थी, सब सामान, और मोहल्ले की जो स्त्रियाँ हैं, महिलाएं हैं, उन लोगों से घर के जैसा व्यवहार हो गया था, है ना, घर के जैसे ही लगता था वहाँ की जो महिलाएं हैं उनसे। लेकिन मैं मारे खुशी के फूला ना समाता था। लेकिन लेखक जो है वो बहुत खुश थे। ठीक है, क्यों, लड़कों में जीत उड़ा रहा था। ठीक है, जीत उड़ा रहा था कहने का मतलब क्या, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, है ना। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं, है ना, ऐसा करके वो नाना प्रकार की बातें बता रहा है कि शहर में कैसे होते हैं, कैसे घर होते हैं करके। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं, ऐसे ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे इमारतें हैं, घर हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेहल हो जाए, मतलब जेल हो जाए, है ना। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थीं कि, मुद्रा मतलब स्थिति, ठीक है, बतला रही थी कि उनसे, मुझसे उनकी निगाह में इतनी स्पर्धा हो रही थी, मानो कह रहे थे तू भाग्यवान है। मतलब वो इतना ऐसा समझ रहे थे कि वो बहुत ही भाग्यवान है ना। जाओ भाई, हमें इसी उजड़ गांव में जीना है और मरना है। 20 साल गुजर गए, मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी ज़िले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। ठीक है, 20 साल गुजरने के बाद उसने इंजीनियरिंग पास की और उसी ज़िले का दौरा करता हुआ, जहाँ वो बचपन में रहा करते थे, है ना, उसी ज़िले का दौरा करते हुए उसी कस्बे में
जो जो गांव है, कस्बा है ना, उसी कस्बे में वो पहुंचा और कहाँ ठहरे, डाक बंगले में। उस स्थान को देखते ही मैं इतनी मधुर बाल स्मृतियाँ हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला, है ना। उस स्थान को देखने के लिए, मतलब अपने बचपन के जो गांव हैं उस गांव को देखने के लिए, कस्बा को देखने के लिए इतनी मधुर बाल स्मृतियाँ, मतलब बचपन की यादों को हृदय में जाग उठा ली कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन की उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थीं, पर उस परिचित नाम के सिवा, मतलब उसके अलावा वहाँ और कुछ परिचित न था। जहाँ खंडहर था वहाँ पक्के मकान थे, जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब एक सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई है, मतलब पूरी पूरी बदल गई है वहाँ की स्थिति। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान ना होता तो मैं उसे बचपन ही पहचान ही न सकता। ठीक है। बचपन की संचित और बाल स्मृतियाँ, बचपन की संचित मतलब इकट्ठा किया हुआ, अमर, अमर मतलब जो कभी नहीं मर सकता, स्मृतियाँ मतलब यादें, ऐसी यादें जो इकट्ठी है ना, जो कभी मर नहीं सकती, है ना। वो स्मृतियाँ बाहें खोले उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी क्यों होता कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं, तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी वही तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूं। चलिए आइए कल इसका अगला भाग पढ़ेंगे।